नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इस सफर में हम एक ऐसी ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे जो इन्हें हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। हाँ, हम इसे ए टू के मास्टर कुंजी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल निमोनिक तकनीक है। इसमें अंग्रेजी के ए से के तक के अक्षर हमें सभी 11 कर्तव्यों को उनके सही क्रम में याद दिलाएंगे। अच्छा, इससे न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि परीक्षा हॉल में एक अलग ही आत्मविश्वास भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी मास्टर कुंजी का ढांचा देख लेते हैं। ये ए से के तक के अक्षर आखिर किन शब्दों को दर्शाते हैं? ये बहुत सीधा है। हर अक्षर एक कर्तव्य के मूल विचार को, मतलब उसके कोर आइडिया को पकड़ता है। जैसे ए का मतलब है एंथम यानी राष्ट्रगान। एंथम, ठीक है। बी का मतलब है बापू यानी बापू, जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन की याद दिलाते हैं। अच्छा, ये ट्रिक है, बी फॉर बापू। जी। सी का मतलब है कंप्लीट यूनिटी, संपूर्ण एकता। डी है डिफेंस यानी रक्षा। ई है इक्वालिटी, समानता। एफ है फैंसी कल्चर, शानदार संस्कृति। फैंसी कल्चर, ये दिलचस्प है। हाँ, इसे आगे समझेंगे। जी है ग्रीन नेचर, हरित प्रकृति। एच है ह्यूमैनिटी, मानवता। आई है इंडियन प्रॉपर्टी, भारतीय संपत्ति। जे है जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि। और आखिर में के है किड्स एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा। ये फ्रेमवर्क तो काफी आसान लग रहा है, ए से के तक। लेकिन इन कर्तव्यों को समझने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। हमारा मूल संविधान तो 1950 में लागू हुआ, पर उसमें ये कर्तव्य नहीं थे, तो इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? क्या संविधान निर्माताओं ने इन्हें जानबूझकर छोड़ा था या उस वक्त इनकी जरूरत महसूस नहीं हुई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं से इस विषय की असली समझ शुरू होती है। देखिए, मूल संविधान में वाकई कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो लोग अधिकारों का सम्मान करेंगे वे अपने कर्तव्यों को स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली ही समझेंगे। अच्छा। लेकिन 1970 के दशक में, खासकर आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान, ये महसूस किया गया कि नागरिकों को उनके राष्ट्र के प्रति जो दायित्व हैं उनकी भी याद दिलाना जरूरी है। अच्छा, तो इनका संबंध उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों से है और इसी के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, है ना? बिल्कुल। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 26 फरवरी 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति का काम ही यह पता लगाना था कि क्या संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। समिति में सरदार स्वर्ण सिंह समेत कुल 12 सदस्य थे, जिनमें एस.आर. अंतुले और सिद्धार्थ शंकर राय जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। और इस समिति की सिफारिशें क्या थी? क्या सरकार ने उन्हें जैसा का तैसा मान लिया था? नहीं, यही एक दिलचस्प मोड़ आता है। समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। सिर्फ 8? जी, सिर्फ 8। लेकिन जब सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया तो उसने 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। अच्छा, इन्हें एक नए भाग 4A और एक नए अनुच्छेद 51 क के तहत शामिल किया गया। तो एक तरह से सरकार समिति की सिफारिश से भी आगे बढ़ गई। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो चलिए अब इस पृष्ठभूमि के साथ इन कर्तव्यों को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं पहले 3 से, जो हमारी A2 की कुंजी में A, B और C हैं। ये तीनों राष्ट्र की पहचान से जुड़े लगते हैं। हाँ, ये तीनों कर्तव्य राष्ट्र के मूल आधार पर केंद्रित है। पहला A फॉर एंथम, ये अनुच्छेद 51 क के क्लॉज क में है। ये कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। बिल्कुल। और दूसरा B फॉर बापू, ये बाबू से कैसे जुड़ता है? ये याद रखने की एक ट्रिक है। बापू यानी महात्मा गांधी हमें सीधे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते हैं। हाँ, ये तो है। तो अनुच्छेद 51 का ख कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये सिर्फ आजादी का जश्न मनाने की बात नहीं है, बल्कि उन आदर्शों जैसे अहिंसा, समानता, उनको जीने की बात भी करता है। समझ गई। और तीसरा C फॉर कंप्लीट यूनिटी यानी संपूर्ण एकता। हाँ, अनुच्छेद 51 का ग कहता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये हर नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो देश की एकता को किसी भी कीमत पर बनाए रखे। तो A, B, C मिलकर एक नागरिक का राष्ट्र के प्रति वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव तय करते हैं। जी, एक नींव रखते हैं। ठीक है, तो पहले 3 कर्तव्य राष्ट्र के आदर्शों से जुड़े हैं। अब अगले समूह पर चलते हैं। D, E और F। ये हमारे सामाजिक दायित्वों की ओर इशारा करते हैं। D फॉर डिफेंस से शुरू करते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 51 का घ बहुत सीधा और स्पष्ट है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये सिर्फ सेना में भर्ती होने की बात नहीं है, बल्कि हर तरह से देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का कर्तव्य है। और E फॉर इक्वालिटी? ये कर्तव्य तो काफी विस्तृत लगता है। इसमें कई बातें शामिल हैं। हाँ, ये अनुच्छेद 51 का ग हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद जरूरी है। यह कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। और इसमें भेदभाव की भी बात है। जी, ये यही नहीं रुकता। आगे कहता है कि ये भाईचारा धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसमें भाईचारा और महिला सम्मान दोनों पर गहरा जोर है। जी बिल्कुल। ये वाकई बहुत व्यापक है। अब आते हैं F फॉर फैंसी कल्चर पर। ये सामासिक संस्कृति क्या है? सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का मतलब है हमारी मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम अक्सर गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं, धर्म और परंपराएं एक साथ रहती हैं। सही बात है। तो अनुच्छेद 51 का 6 कहता है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो ये हमें अपनी इस विविधता का सम्मान करने और उसे बचाने के लिए कहता है। एकदम सही। तो DEF हमें एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। अब अगले 3 कर्तव्यों की बात करते हैं, G, H और I। ये पर्यावरण, विज्ञान और सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े हैं, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। निश्चित रूप से।
7वां कर्तव्य जी फॉर ग्रीन नेचर अनुच्छेद 51 का 6 में है। ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये तो आज क्लाइमेट चेंज के दौर में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। अगला है एच फॉर ह्यूमैनिटी। इसका संबंध वैज्ञानिक सोच से है। हाँ, अनुच्छेद 51 का ज कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह हमें अंधविश्वास से दूर तर्क और ज्ञान के आधार पर सोचने और मानवता को केंद्र में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक तरह से यह आधुनिक नागरिक बनने का आह्वान है। और आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक कर्तव्य लगता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 51 का 6 कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हम अक्सर देखते हैं कि विरोध प्रदर्शनों में सरकारी बसों या इमारतों को जला दिया जाता है। जी, और ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि वो संपत्ति हम सबकी है और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी 2 कर्तव्यों पर, जे और के, जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और शिक्षा से जुड़े हैं। 10वां कर्तव्य जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी अनुच्छेद 51 का नियम है। ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम जो भी काम करें, चाहे अकेले या समूह में, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें ताकि राष्ट्र भी आगे बढ़े। अच्छा, और 11वां के फॉर किड्स एजुकेशन, ये तो बाद में जोड़ा गया था, है ना? एकदम सही। ये कर्तव्य मूल 10 कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ओके। अनुच्छेद 51 का ट कहता है कि यह हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये शिक्षा के अधिकार कानून का पूरक है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसके विकास की समय रेखा देखें तो वो काफी स्पष्ट है। 1950 में 0 कर्तव्य, 1976 में 42वें संशोधन से 10 कर्तव्य आए और फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जुड़ गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। हमने कर्तव्यों को समझ लिया, उनके इतिहास को भी जान लिया, लेकिन परीक्षा के नजरिए से कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे क्या इन कर्तव्यों का पालन न करने पर कोई सजा हो सकती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। गैर न्यायोचित? जी, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। अच्छा। इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर इनका क्या फायदा? अगर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो इनका महत्व क्या है? इनका महत्व कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक है। ये एक आदर्श नागरिक के लिए एक मोरल कोड की तरह है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके परिवार में नियम होते हैं कि बड़ों का सम्मान करें या घर साफ रखें। इन पर कोई पुलिस केस नहीं होता, लेकिन ये परिवार को जोड़े रखने के लिए जरूरी है। मूल कर्तव्य भी देश के लिए कुछ ऐसे ही नैतिक नियम है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। एक और सवाल, क्या ये कर्तव्य भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ा अंतर है। जी, यह मूल अधिकारों से एक बड़ा अंतर है, क्योंकि कई मूल अधिकार भारत में मौजूद विदेशियों को भी मिलते हैं। कर्तव्यों के संबंध में एक और समिति का नाम आता है, वर्मा समिति। इसका क्या योगदान था? जस्टिस JS वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था। इसका काम ये देखना था कि इन मूल कर्तव्यों को लागू कैसे किया जाए, खासकर शिक्षण संस्थानों में। समिति का उद्देश्य यह था कि इन कर्तव्यों को सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इन्हें शिक्षा के माध्यम से बच्चों के चरित्र का हिस्सा बनाया जाए ताकि वे बेहतर नागरिक बन सकें। तो चलिए इस पूरी चर्चा को परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। जरूर। सबसे पहले तो हमारी A2 के मास्टर कुंजी है, जो क्रम याद रखने में मदद करेगी। एंथम, बापू, कंप्लीट यूनिटी, डिफेंस, इक्वालिटी, फैंसी कल्चर, ग्रीन नेचर, ह्यूमैनिटी, इंडियन प्रॉपर्टी, जॉइंट एक्टिविटी और किड्स एजुकेशन। और वो 4 सबसे जरूरी तथ्य जो हर उम्मीदवार को पता होने चाहिए, वो 4 तथ्य हैं। 1, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है। 2, ये संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में है। 3, इन्हें 42वें संशोधन जिससे 10 कर्तव्य जुड़े और 86वें संशोधन जिससे 11वां कर्तव्य जुड़ा के जरिए शामिल किया गया। ओके, 2 संशोधन। और 4, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है और ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। बिल्कुल। अगर ये 4 बिंदु याद हैं तो ज्यादातर सवाल हल हो जाएंगे। तो ये थी मूल कर्तव्यों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने उन्हें याद रखने की तकनीक से लेकर उनके संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ तक हर पहलू को छुआ है।